नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी जो कि आपका पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ, और इस वीडियो का प्रत्येक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमें 100 बुकों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप 20 बुकें पढ़ लीजिए, 25 वीडियो भी देख लीजिएगा। जब कोई पॉइंट आपको ना मिले तब इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको नोट्स भी बनाना है जो कि आपको जीवन में भी कभी हिंदी में दिक्कत ना आए। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। पहला पॉइंट बनता है कि भाषा किस शब्द से बना है। तो भाषा संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त करता है। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से यह आपका महत्वपूर्ण है कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। अब भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर भाषा के रूप होते हैं। देख लीजिए कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। पहली भाषा आपकी है मौखिक भाषा, जो कि आप देखते हैं, जानते भी हैं। दूसरी आपकी होती है महत्वपूर्ण आपकी लिखित भाषा, कि भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे लेख, पत्र, कहानी, जीवनी आदि। अब यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट है जो कि आपकी सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे, बहरे अपनी बातों को समझाते हैं, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान सिर्फ 2 ही भाषा बोलते हैं, बताते हैं कि 2 ही आपके रूप हैं, मौखिक भाषा और आपकी लिखित भाषा। अब यहाँ पर मौखिक भाषा क्या है, इससे क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो समझ लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, याद रखिएगा। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, वर्ण क्या होता है। वर्ण तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, एवं वर्णों के लिखने के लिए जो आपके चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि चिन्ह कहते हैं या लिपि कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, ध्वनि आता है, फिर वर्ण या कह सकते हैं अक्षर, फिर आपका शब्द आता है, फिर पद होता है, फिर वाक्य होता है, और तीसरा आपका यहाँ पर है अनुवृत्ति। पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे इस पॉइंट को कि आपका ये अनुवृत्ति क्या होता है, इसे अभी आपको बता रहे हैं। अन्वित क्या है, तो अन्वित एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में जितनी पंक्तियाँ होती हैं उन पंक्तियों के समूह को ही क्या बोलते हैं, अन्वित कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी जो आपकी है किस परिवार की, तो आपके भारूपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी शब्द का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों के द्वारा किया गया था। ईरान के निवासियों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो मानी जाती है कहाँ से, तो आपके सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका काफ़ी अच्छा है कि अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। देख लीजिए, अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या आदिजननी या देव भाषा या देववाणी कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से पॉइंट आपका बनता है कि हिंदी की आदिजननी किसे कहते हैं। देख लीजिए, हिंदी की आदिजननी किसे कहते हैं, तब हम लोग यहाँ पर संस्कृत को लगाएंगे। और अगर पूछे कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तब आप लोग किसको लगाएंगे, अपभ्रंश को लगाएंगे।
ये नया पॉइंट है। एग्जाम में अगर थोड़ा सा पॉइंट अगर होता है तो ऐसा लगता है कि हम तो सही करके आए थे लेकिन एग्जामिनर ने गलत कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा। अगला दिया है, याद रखिए अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कौन कौन से? तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक है, इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकालीन हिंदी में, ठीक है, आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर जोड़े गए। ये आपके 2 नए स्वर कौन आपके हैं? तो आपका अ और आपका औ। ठीक है, जो कि आपके क्या है, ये संयुक्त स्वर हैं। और अगला पॉइंट आपका है कि अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजन नहीं थे। इनका विकास जो हुआ है वो आपके आदिकाल में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपके ड और ढ हैं इनका विकास कब हुआ? तो आपके आदिकाल में हुआ है। अगला पॉइंट आपका है भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहले आपकी है प्राचीन आर्य भाषा, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरी आपकी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो आपकी है इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला पॉइंट आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का विकास क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यहाँ पर नोट करिएगा कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अव्वाहट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया ना। अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक पॉइंट आपको गैप किया गया था ना, अव्वाहट। ठीक है, तो कुछ विद्वान अव्वाहट जो आपका है, ठीक है, तो विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि अव्वाहट नाम का स्पष्ट रूप जो उल्लेख है वो किसने किया है? तो विद्यापति की, जो कह सकते हैं कहाँ पर किया गया है? तो विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। जो अव्वाहट शब्द आपका है, ठीक है, इसका उल्लेख जो आपका है वो विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये आपका है। और अगला पॉइंट आपका है यहाँ पर संस्कृत। संस्कृत जो कि आपकी कह सकते हैं देववाणी, अभी बताया भी था। अब यहाँ पर देखो संस्कृत के बाद पाली आ गई। पाली से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि पाली के समय जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, ठीक है, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश भी दिया है। फिर इसके बाद आपकी प्राकृत भाषा आती है, जो कि देख सकते हैं जैन धर्म की भाषा है। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया है। फिर आपके यहाँ पर अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। फिर आपके यहाँ पर आती है हिंदी, और हिंदी जो देख सकते हैं कि वर्तमान में जो बोली जाती है वो आपकी हिंदी या कह सकते हैं खड़ी बोली होती है। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट होता है, ये बहुत पूछा है एग्जाम में, कि आकृत मूलक अर्थात आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट कह सकते हैं शिष्ट भाषा। एग्जाम में पूछेगा हिंदी कैसी आपकी है, तो हिंदी आपकी कैसी है? तो आपकी विश्लिष्ट आपकी भाषा है, जिसे हम लोग श्लिष्ट भाषा बोल देते हैं। जबकि संस्कृत जो आपकी है वो आपकी संयोगात्मक है, एवं अंग्रेजी जो आपकी है वो आपकी वियोगात्मक भाषा है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी जो आपकी है वो आपकी कैसी है? वियोगात्मक या कह सकते हैं आपकी विश्लिष्ट भाषा है। और संस्कृत जो आपकी संयोगात्मक है, और अंग्रेजी जो आपकी है वो आपकी वियोगात्मक भाषा है। अगला पॉइंट आपका है कि विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। जबकि देखा जाए तो अंग्रेजी का प्रथम स्थान, और जो चीनी जिसे हम लोग मंदारिन बोलते हैं इसका स्थान आपका दूसरा है। ये भी पॉइंट आपका याद रखना है। अगला पॉइंट आपका है कि हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। यदि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ है राजकाज की भाषा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत की राजभाषा का अर्थ क्या है? तो राजकाज की भाषा होती है, अर्थात ऐसी भाषा को जो किसी राज्य के राजकीय या सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, यदि ऐसा होता तो उसे राजभाषा की संज्ञा का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस देवनागरी लिपि को नागरी या नागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देवनागरी जो आपकी आई है वो कहाँ से आई है? तो आपकी ब्राह्मी लिपि से आई है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से आई है। जिस प्रकार से याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि जो आपकी है वो आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी जो आपकी होती है वो भी आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला पॉइंट आपका है
कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, राजभाषा। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपका है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी आपकी लागू हुई थी। और भारतीय संविधान की जो भाग आपका कौन सा है? 17 अनुच्छेद जो आपका है, भाग जो आपका है कौन सा? भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। अनुसूची की बात करें कि हिंदी का जो दिया गया है अनुसूची में कौन, तो आपकी 8वीं अनुसूची में है। ठीक है ना, ये भाषा से संबंधित है, जिसमें से 22 भाषाओं का वर्णन है। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली और आपकी मराठी, बंगला और पंजाबी, इनका उल्लेख है। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि संघ की जो आपकी भाषा है, राजभाषा है, वो आपकी हिंदी और आपकी लिपि क्या है? तो आपकी देवनागरी है। यहाँ से हजारों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हर बार। अब यहाँ पर कुछ आपके परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट आपके हैं कि खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार ही होता है क्या? खड़ी बोली होता है। ठीक है, तो किस रूप में? मानक हिंदी के रूप में। अगला पॉइंट आपका है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं, याद रखिए कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अगला पॉइंट आपका है कि हिंदी की 18 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी की उत्पत्ति 100 श्रेणी अभ्रंश से हुई है। अगला है भाषा की लघुतम जो आपकी सार्थक इकाई है वो आपकी कौन सी है? तो आपकी शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है? तो याद रखिए पूर्णतम इकाई आपकी वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको हमने बता दिया है। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अगला है पाली भाषा की, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। याद रखिए क्वेश्चन को याद रखिएगा कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि संस्कृत को ही हिंदी की आर्यजन्नी, वही हमने बताया ना कि हिंदी की आदिजन्नी या आर्यजन्नी कहते हैं। हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या आपका अक्षर होती है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो याद रखिए खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि आपके कौन थे? तो आपके अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा आपकी कौन है? तो आपकी हिंदी है। ठीक है, हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा जो आपकी है वो आपकी कौन सी? तो आपकी अपभ्रंश भाषा है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो आपकी भाषा है वो आपकी अपभ्रंश है। और अगला है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी जो आपकी है वो आपकी कैसी है? तो आपकी वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट आपकी भाषा है। अगला है खड़ी बोली को हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम आपका कौरवी है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला है हड़ौती एवं ढोड़ाही पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला है भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछा है, बल्कि इसे शामिल करने के लिए यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। अगला है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली आपकी यहाँ पर दिया है, कौन सी आपकी ब्रजभाषा है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? तो यहाँ पर आपको करना है खड़ी बोली, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर खड़ी बोली को ही लगाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह लगभग आपकी प्रयोग होती है। लेकिन जो ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा को हम लोग लिखित की दृष्टि में जो लिखने के उद्देश्य या कह सकते हैं जो भी आपके साहित्यिक रूप हैं, तो साहित्यिक रूप में इसका आपका सर्वाधिक वर्णन आपका हुआ है। ठीक है ना। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अमराला और आपके सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप के रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि हिंदवी किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने ही हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है पढ़े भी थे
कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या आपका कहना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो आपकी उपभाषा आपकी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो आपका हुआ है वो आपके कहाँ पर मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है वो आपके जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो दिया था, सुलझाया था, ये आपकी किसने, तो आपके राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम यह जो आपकी भाषाएं हैं ये आपकी कैसी हैं, तो द्राविड़ परिवार की आपकी भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। देखिए लगभग देखा जाए विश्व में आपकी 3000 भाषाएं हैं, इनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थान जो आपका है वो आपका क्या है, ढूंढाही है, ठीक है ना। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है, तो याद रखिए स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाही है। और वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि काशिक भाषावादी क्षेत्र है। काशिका का विकास जो आपका हुआ था या काशिका का विकास स्थल जो आपका है वो आपका कौन है, वाराणसी है। काशी के नाम से इस क्षेत्रीय बोली का नाम काशिका पड़ा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काशी का नाम जो पड़ा है किस लैंग्वेज पर, तो आपकी काशिका, ठीक है, काशिका। और अगला प्रश्न आपका है अवधी शब्द का अर्थ क्या है, तो अवधी शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा आपकी कौन सी है, तो आपकी अंग्रेजी। पॉइंट याद रखना कि भारत की संपर्क भाषा आपकी कौन सी है, कौन सी आपकी हिंदी, और विश्व की जो संपर्क भाषा है वो आपकी कौन सी, तो आपकी अंग्रेजी है। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। अगला है वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम क्या है, तो आपकी हिंदी, फिर आपकी बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर आपकी तमिल है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी भाषा जो आपकी है वो आपकी हिंदी है। समझ में आ गया होगा इसको पढ़ने से, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है देवनागरी लिपि। तो भाई देवनागरी लिपि यहाँ पर कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी आपकी लिखी जाती हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है। क्षैतिज रेखा जो आपकी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा का म ल, है ना। अब इसके ऊपर जो रेखा हम खींच रहे हैं इसे बोलते हैं शिरोरेखा बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख आपकी भाषाएं। तो देवनागरी लिपि में जो आपकी लिखी जाती हैं हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, ठीक है, क्योंकि मराठी पूछा जाता है। कोंकणी भी होती है, सिंधी होती है, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली, नागपुरी, अंगिका, खस और आपकी अन्य, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपका अपभ्रंश है, ठीक है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश में यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी सौसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश और आपकी खस अपभ्रंश। सौसेनी अपभ्रंश में आपकी पश्चिमी हिंदी आती है और आपकी राजस्थानी हिंदी। मगधी अपभ्रंश में आपकी बिहारी हिंदी और आपकी अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी और आपकी खस अपभ्रंश जो होती है ये आपकी पहाड़ी हिंदी होती है जो कि आपकी सौसेनी की मिलता जुलता होती है, ठीक है ना। कौन सी, तो जो पहाड़ी हिंदी है ये आपके सौसेनी की मिलता जुलता होती है, इसलिए इसे खस अपभ्रंश में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पहाड़ी हिंदी है इसे दो रूपों में किया गया है, गढ़वाली और आपकी कुमाऊनी। यहाँ पर जो पूर्वी हिंदी के आपके होते हैं तो आपके 3 रूप होते हैं, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी होती है, जो कि ABC वाली ट्रिक हमने आपको बताया था। बिहारी हिंदी के आपके 3 होते हैं, मगधी अपभ्रंश, मैथिली और आपकी भोजपुरी होती है। वहीं पर आपका जो राजस्थानी है तो राजस्थानी में आपकी 4 होती हैं। इसको इस प्रकार से समझिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर 4 में कौन होती है, तो आपकी ये देखिए पूरब है, ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे। ये आपको पूरब है, ये आपको पश्चिम है, ये आपको उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। जो पूर्वी आपकी राजस्थानी है उसमें से आपकी कौन सी, तो जयपुरी, क्योंकि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो आपकी जयपुरी, या इसे हम लोग ढूंढाही बोलते हैं या इसे हम लोग हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी पश्चिमी राजस्थान में है
वो आपकी मेवाड़ वाले में जो कह सकते हैं मारवाड़, है ना, मारवाड़ वाले बोलते हैं ना, मारवाड़, तो आपके होते हैं मारवाड़ी, यहाँ पर रहते हैं मारवाड़ी लोग रहते हैं। इस प्रकार से याद रखिए कि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। ऊपर जो आपकी उत्तरी राजस्थान है वहाँ पर आपका मेवाती बोली जाती है, मेवाती। और आपका यहाँ पर जो दक्षिणी राजस्थान है वो आपका है इसे मालवी, ठीक है, यहाँ पर आपका मालवी होती है, तो इसे ऐसे नोट कर लीजिएगा, इस पर फोकस थोड़ा कम करिएगा। यहाँ पर पश्चिमी हिंदी जो आपकी है, पश्चिमी हिंदी की जो आपकी हैं 5 आपकी हैं कौन कौन सी, तो आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और आपकी बांगरू, ये इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट और देख लीजिए कि जो मराठी भाषा का विकास हुआ है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, और सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है आपकी ब्राह्मण भाषा अपभ्रंश से हुआ है, और लहदा और पंजाबी भाषा का विकास आपके पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ये तीनों ही पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मराठी का विकास मराठी से, लहदा और पंजाबी का पैसाची से, ठीक है, पैसाची से, और सिंधी का विकास आपके ब्राह्मण से हुआ है। अब अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमने बताया है वही आपका चीज़ दिया है। जैसे कि आपका खड़ी बोली आपकी जो कौरवी है, ठीक है ना, तो इसमें से आपके देखो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हमने बताया था, ठीक है, खड़ी बोली। अब खड़ी बोली में आप देख लीजिए दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, ये आपके आते हैं। ब्रजभाषा में तो आपका आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, ग्वालियर, बरेली और आपका फिरोजाबाद आते हैं। कन्नौजी में आपके कन्नौज, ठीक है, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद आपके शाहजहाँपुर आते हैं। और अगला है बुंदेली, ठीक है, तो बुंदेली में आपके उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उरई, हमीरपुर, झांसी, महोबा, जालौन। और आपके मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है आपकी बुंदेली। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो होशंगाबाद, बालाघाट, भोपाल, ओरछा और आपके छिंदवाड़ा में बोली जाती है। अगला दिया है बांगरू, तो बांगरू जो आपके वो हरियाणा में कहाँ पर, तो आपके अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक और आज जिलों में बोली जाती है, ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण है। अगला है सोर्सिन अपभ्रंश में जो आपकी राजस्थानी है, तो आपके देखो हमने दिया था मारवाड़, है ना, तो मारवाड़ में आपकी कह सकते हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके नागौर। फिर आपकी मेवाती जो कि आपकी उत्तरी वाली है, ठीक है, उत्तरी राजस्थान में, तो दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और आपका भरतपुर, क्योंकि ऊपर साइड पड़ते हैं। फिर आपकी ढूंढाही आपकी जयपुरी है जो कि आपकी जैसलमेर, नागौर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू और बूंदी, बाड़मेर आदि में होती है। मेवाड़ी जो आपके देख सकते हैं चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा में। और हड़ौती जो आप कह सकते हैं कि वो उसी में होती है जो कि आपकी बूंदी, है ना, वो में आपको मिल रही है, कॉमन आपकी हो जाती है, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश में यहाँ पर बिहारी हिंदी आती है जो कि मगही कहाँ पर बोलते हैं, तो आपके बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद आदि जिलों में होती है। मैथिली, तो मैथिली जो बोली जाती है वो बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी, तो भोजपुरी आपके बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ और आपके संत कबीर नगर में बोली जाती है, ठीक है, कौन सी, तो आपकी भोजपुरी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर, तो गोरखपुर का तो हो ही जाता है, ठीक है ना, और आपके यहाँ पर बनारस में पूछ लिया जाता है, बनारस में जो आपकी है वो आपकी भोजपुरी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है यहाँ पर अर्धमगधी में आपकी कौन आती है, तो आपकी कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी। इसमें से आपकी तीन बोलियाँ हैं, तो अवधी में फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर, यहाँ पर आपकी अवधि है। बघेली जो आपका है रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट में है। छत्तीसगढ़ी बोली तो आपके छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और आपके आज जिले में होती है। अगली है आपकी खस अपभ्रंश जो कि आपकी पहाड़ी हिंदी है, तो गढ़वाली क्षेत्र अर्थात जो आपका टिहरी क्षेत्र है, पौड़ी क्षेत्र पड़ता है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। कुमाऊनी में आपकी क्या आती है, नैनीताल, अल्मोड़ा और आपका पिथौरा, ठीक है। अगला अब यहाँ पर दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन। तो याद रखिए विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विशेषज्ञ आदि आपके इसमें से एकत्रित होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुए, ठीक है, तो इसमें से जो पूछे जाते हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। जैसे पहला, ठीक है, पहला जो आपका हुआ था ये आपके 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ पर, तो आपके नागपुर जो कि आपके भारत में है, ठीक है ना।
और यहाँ पर देखा जाए तो 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस वाले में। तो आपको ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट आपका अगला दिया है यहाँ पर दूसरा, क्योंकि मॉरिशस से, क्योंकि यहाँ पर हिंदी आपकी बोली जाती है मॉरिशस में ना, तो इस कारण से याद रखिए आपकी 28 से 30 अगस्त 1976 को हुई थी पोर्ट लुइस, जो कि आपकी मॉरिशस में है। और इस सम्मेलन में 17 देशों के कुल 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा जो आपका हुआ था ये आपके कहाँ पर, तो आपके भारत में ही हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। और इसके समापन समारोह की मुख्य अतिथि जो आपकी रही थी वह आपकी कवित्री थी महादेवी वर्मा जी, ठीक है। और इस सम्मेलन में 30 देशों के 260 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अब यहाँ पर अब आते हैं कहाँ पर, तो आपके लंदन में देख लेते हैं। लंदन में, तो लंदन में 6वां आपका हुआ था, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि सम्मेलन में जो केंद्रीय विषय रहा था वो आपका हिंदी और भावी पीढ़ी ये आपका हुआ। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 21 देशों के आपके 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसी में कह सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए थोड़ा सा कहा गया था, 50वें वर्ष मनाया गया था, ठीक है। और अगला दिया गया यहाँ पर जो कि पूछा जाता है आपके कौन सा 10वां वाला पूछा जाता है। तो 10वां वाला आपका जो है वो आपके नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल में हुआ था, जो कि आपके